आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी पटना के धरती पर इस बिहार के जाति गणना को फेक बताया, फर्जी बताया। जाति गणना तो करा करके वाहवाही लेने का कोशिश नीतीश जी भी कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी अभी तक कर रहे हैं। तो ये सारे नेताओं का मकसद है सिर्फ जाति जनगणना के नाम पर राजनीति करना। जो आज जाति जनगणना के सिर्फ हवा दे करके राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, उनकी भी जमीन खिसकते हुए नजर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, देश की जो सरकार है, अगर कहें जो केंद्र में शासन है, उसने एक बड़ा ही इस बार मुद्दा बिहार के चुनाव के पहले पेश कर दिया है और उस मुद्दे पर मुहर भी लग गई है। कहा यह जा रहा है कि भाई जातीय गणना बहुत जल्द ही कराएगी। लेकिन अब जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, अब वो फिर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं इन बातों पर। कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बात तो हुई है लेकिन भरोसा नहीं है, तिथि तय करें। ये कांग्रेस के तरफ से बात निकल के सामने आ रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि तिथि तय करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कब इस पर पुख्ता मुहर लगेगी। कई सवाल हैं इस बाबत। अब क्या कुछ किसके जहन में चल रहा है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है और यही जानने की कोशिश में हम सबसे पहले पहुंचे हैं। हमारे साथ आज पूर्व एमएलसी डॉक्टर प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। इन्हीं से कुछ सवालात हैं जो हम आज इनसे साझा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देश में जिस तरह से अभी न्यूज़ फ्लैश हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम जातीय गणना पूरे देश में कराएंगे, तो जो पहले से विपक्षियों की मांग रही है कि क्यों नहीं सरकार करा रही है, क्यों नहीं करा रही है, अब तो हो गई है। लोग कह रहे हैं अब ये कि भाई हमने ऐसा किया तब अंततः उनको झुकना पड़ा। आप कितना मानते हैं कि वाकई में क्या ये झुकना कहेंगे प्रधानमंत्री जी को? सर्वप्रथम तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना ऐसा कॉलम को कराने के लिए तैयार हुए। इस बात की मांग बहुत बरसों से उठ रही थी और किसी न किसी कारणवश पूर्व की सरकारों ने कराने की जहमत नहीं उठाई। जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने से एक कास्ट का कॉलम जो था, कास्ट सेंसस होता था, लेकिन 1931 के बाद कोई आंकड़े नहीं आए। अब उस समय बिहार की बात करें तो बिहार की भूगोल बदल गया है। तो जब तक हम जानते हैं एक तरफ की जाति यथार्थ है, हर चीज़ों में जाति के नज़रिए से देखे जा रहे हैं, तो फिर जातियों को हम सर्वे करने से क्यों डर रहे हैं? इस तरह की कुंठा में जीने वाले लोग, ठीक है, मैं माना कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में यह जाति जनगणना की घोषणा की है। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर ईमानदार होते तो बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया था और एक बार नहीं 2-2 बार विधानमंडल सदन से पारित हुए थे कि जाति जनगणना कराई जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बढ़िया से बातें भी की, लेकिन जाति जनगणना के सवाल पर तैयार नहीं हुए। कहे कि बिहार तुम कराना चाहते हो तो करा लो अपने, लेकिन यह जानते हैं कि बिहार जाति जनगणना नहीं करा सकती है। बिहार जाति सर्वेक्षण करा सकती है, सर्वे करा सकती है। अंततोगत्वा बिहार के नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी और उस समय के जो उनके साथ सरकार में लोग थे, लोगों ने जाति गणना कराई। लेकिन जाति गणना के बाद जो आंकड़े आए बिहार के अंदर, उस पर उसके जारी होने के दिन से ही उसके पारदर्शिता पर, उसके एक्यूरेसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जातियों ने सार्वजनिक तौर पर भी इस सवाल को उठाया और कई लोगों ने दबे जुबान से इस बात को कही। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के बड़े नेता और यूँ कहें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी पटना के धरती पर इस बिहार के जाति गणना को फेक बताया, फर्जी बताया। तो यह सवाल खड़े हो रहे थे। तो इन सवालों का जवाब भी जाति जनगणना जब होगी तो निश्चित रूप से उसको सवाल का उत्तर मिल जाएगा।
जैसा कि आप कह रहे हैं सर कि तथाकथित सर्वे कराया नीतीश कुमार जी ने, तो सर्वे के बाद उन्होंने सदन में घोषणा भी किया था कि जो भी वंचित हैं, जो मूल धारा से पीछे रह गए हैं, उनके लिए एक मुफ्त जो है रकम मुहैया कराया जाएगा। तो क्या ये फलीभूत हुआ? देखिए, जाति गणना तो करा करके वाहवाही लेने का कोशिश नीतीश जी भी कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी अभी तक कर रहे हैं। जी। लेकिन इसके पूर्व की बातों को जरा सा आप ध्यान से देखें कि 15 वर्षों तक लालू राबड़ी जी की सरकार रही जी। और 20 वर्षों से लगभग नीतीश जी की सरकारें हैं, यानी 35 वर्षों से इनकी सरकारें हैं। और जो जाति गणने में जो आंकड़े आए और ख़ास करके बहुत बड़ा जो आबादी है आज हाशिए पर नज़र आ रहा है, वो चाहे शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो या उनके घर और ज़मीन के मामले में हो। तो इसकी जिम्मेदारी तो पहले इन 35 वर्षों की शासन के जो चलाने वाले लोग हैं, जिनके हाथों में बागडोर थी, पहले इनको लेनी चाहिए कि आप सिर्फ 500 करोड़ रुपए खर्च करके जाति आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, यह काफ़ी नहीं है। इसको डुगडुगी बजा करके आप अपने पीठ को अपने हाथ से थपथपा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले तो इसकी जवाबदेही इन दोनों को होनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जाति आंकड़े से आए थे तथ्य, हालांकि मैं इसको सत्य नहीं मानता, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बिंग इस पर विश्वास किया जाए, तो जो आपने घोषणा की थी सदन के अंदर कि हम उन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दे करके उनकी सहायता करके उनकी हालत को पहले बेहतर करेंगे, तो आपने 1.5 साल पौने 2 साल बीतने जा रहे हैं, आपने अभी तक एक भी परिवार को नहीं दिया ये राशि। तो यह कहाँ का न्याय है और इसके पीछे इन लोगों का मकसद क्या है? तो ये सारे नेताओं का मकसद है सिर्फ जाति जनगणना के नाम पर राजनीति करना। अगर जाति जनगणना वास्तव में आप ईमानदार हैं तो जो जातियां विकास के दौर में पीछे छूट गई है, उनके लिए आपको योजना बनाने की किसने रोकी? जब जाति आंकड़े आ रहे हैं, सर्वेक्षण आ रहे हैं, तो फिर उन पर कोई कदम क्यों नहीं सरकार उठा रही है? यह भी मेरा सवाल है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ये जो जाति गणना की जो बात हो रही है, अब केंद्रीय स्तर पर बात हो रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि भाई हम इसको बहुत जल्द अमली जामा इसको पहनाने वाले हैं। तो क्या इससे समाज में विभाजन की स्थिति भी पैदा हो सकती है? क्या इस तरह का कोई माहौल बनेगा? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक मूल धारा से जोड़ा नहीं गया है। सबसे पहले बिहार में सर्वे कराया गया, लेकिन बिहार के ही लोग जो पुरोधा कहे जा रहे हैं, इसके अग्रणी भूमिका जिन्होंने निभाया है इस सर्वे को लेकर, इस गणना को लेकर, उनके द्वारा ही अभी तक, जैसा कि आपने कहा कि छला गया है, 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, कुछ किया नहीं गया। तो क्या ये विभाजन की स्थिति पैदा करेगा आपस के समाज में? देखिए, विभाजन की स्थिति को मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जो सत्यता सामने आएगी यह जाति गणना से नहीं। अगर जाति जनगणना जब होगी वास्तव में, जिसकी अपनी एक्यूरेसी और विश्वसनीयता कायम है अभी तक भारत में, वो अगर सामने आता है तो फिर निश्चित रूप से बिहार और भारत के लोगों में जो पिछड़े हैं, जो विकास के दौर में कहीं न कहीं छूट गए हैं, जिनके हक दूसरे लोग मार रहे हैं, जो आज जाति जनगणना के सिर्फ हवा दे करके राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, उनकी भी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आएगी। उनको पता चलेगा कि राजनीतिक रूप से किनकी कौन सीटें हड़प रही है, हकमारी कर रहा है, और आर्थिक रूप से कौन हकमारी कर रहा है, शैक्षणिक रूप से क्या स्थिति है। तो इन सारे मामलों पर जब सरकार के कलई खुलेगी और उन जातियों की कलई खुलेगी जो जातियां दूसरे के ऊपर कब्जा करके कुंडली मार के बैठा हुआ है, वो चाहे संपत्ति के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, नौकरी के मामले या राजनीति के मामले में हो। तो इसलिए भय उनको होगा जो जातियां कुंडली दूसरे के हक पर मार के बैठे हुए। लेकिन जो जातियां विकास के दौर में पीछे है, वो चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो, उनको तो खुशी होगी। तो जो बहुसंख्यक आबादी आज हाशिए पर है, उसके लिए ये जाति जनगणना करानी चाहिए। और जाति जनगणना जब हुए तो आप सरकार कोई भी हो, सरकार को उसके अनुसार आज न कल चलना पड़ेगा। अगर सरकारें नहीं चलेगी तो वह आबादी जिनको पता चल जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और हम आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हाशिए पर है, तो वे लोग फिर इकट्ठे संगठित होकर के उस सरकार पर दबाव बनाएंगे और तब सरकार को अंततोगत्वा उसके हिसाब से चलना होगा।
इसका मतलब ये कि इस बार जो है गणना अगर हो जाता है विधानसभा चुनाव से पहले अगर कराई जाती है ये गणना, तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा वर्तमान नीतीश सरकार पे। हाँ, बिल्कुल, बिहार के सरकार हो चाहे भारत की सरकार, राजनीतिक दलों पर भी और भारत के भविष्य पर भी यह असर पड़ना लाज़मी है। इसलिए जाति गणना को ऐसे तो सेंसस हर किस 10 तरह साल का सर असर पड़ने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नीतीश सरकार की बात हम कर रहे हैं। नहीं, जो लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं दूसरे के इस पर साधन पर, उनको निगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन जो जातियां विकास के दौर में पीछे है, वो हर दृष्टिकोण से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या शैक्षणिक हो, उनको तो असर निगेटिव नहीं पॉजिटिव पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी सर्वे होगा तो उसमें पोल खुलेगी, पहले तो सर्वेक्षण में आंकड़े आएंगे। आज भी आप देखेंगे कि बिहार में राजनीति में जो 38% आबादी है, मात्र उसका प्रतिनिधित्व है 5%। 5% का प्रतिनिधित्व है 111 जातियों का, जिसकी आबादी 38% है। और जिसकी आबादी जो दर्शाई गई है 14 पॉइंट कुछ है, उसकी आज प्रतिनिधित्व जो है राजनीति में वो 60% के आसपास है। तब फिर तो फ़र्क है, जो लोग हल्ला है तौबा मचा रहे हैं उनका भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज उस बात को भयावहता को नहीं समझ रहे हैं कि कल हमारी भी कलई खुलेगी, कल नीतीश कुमार की भी कलई खुलेगी, खाली सवर्णों की कलई नहीं खुलेगी। जो जातियाँ दूसरे के हक मार करके कुंडली मार के बैठा हुआ है, उनका भी कलई खुलेगा। इसलिए इस बात के लिए तैयार रहें कि जाति अगर सेंसस नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है तो कितने लोगों की राजनीतिक ज़मीन खिसक जाएगी, कितने जातियों की कलई खुल जाएगी, और उसके बाद जो बातें सामने आएगी निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। और हम लोग न्याय के साथ विकास चाहते हैं। ये नीतीश कुमार के खोखली नारा जो है न्याय के साथ विकास, उसके साथ हम लोग नहीं। आरक्षण पर भी कोई असर पड़ेगा इससे? निश्चित रूप से आरक्षण की धारणा देखिए आज की नहीं है, ये तो समझिए कि 1909 में मोर्ले मिंटो के समय, और यो कहें कि उसके पहले हंटर आयोग बना था, उस समय से आरक्षण की अवधारणा है। और लोग यहाँ भारत के जानते हैं कि अंबेडकर साहब आए तभी आरक्षण की बात आई। अंबेडकर साहब ने भारत की जब संविधान बनी तब उसमें उन्होंने उसका व्यवस्था कर दी, वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। लेकिन आरक्षण की कंसेप्ट और आरक्षण की व्यवस्था बहुत अंग्रेज के ज़माने से ही चली आ रही है। और बिहार की बात करें तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले बिहार में 1978 में ये आरक्षण जो है कि बुनियाद डाली। उस समय कर्पूरी ठाकुर को बहुत विरोध हुआ था, लेकिन आज वही कर्पूरी ठाकुर प्रासंगिक हो रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले आर्थिक रूप से सवर्णों को भी आरक्षण की बात की, महिलाओं को भी आरक्षण की बात की थी 78 में, और पिछड़े में भी 2 वर्ग किए थे, अति पिछड़े और पिछड़े, ताकि अति पिछड़ों को लाभ हो। बाद में मंडल कमीशन लागू हुए, लेकिन मंडल कमीशन में यह सोपानीकरण, यह वर्गीकरण नहीं हुआ। अंततोगत्वा जब 30 साल 32 साल हो गए मंडल कमीशन का, तो मंडल कमीशन को भी एक रोहिणी आयोग बनानी पड़ी, यही सोपानीकरण करने के लिए, यही पृथक्करीकरण करने के लिए। तो पृथक्करण की बात कर्पूरी ठाकुर जी ने मुंगेरी लाल कमीशन में यह जब मेंशन था, और मंडल कमीशन के एक सदस्य थे माननीय LR नायक साहब, ये डिसेंट नोट भी दिया, लेकिन उस समय के अध्यक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मंडल कमीशन एक मुस्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 27% लागू कर दिया। लेकिन 27% के आरक्षण लागू करने के जो विसंगतियां उत्पन्न हुई, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में रोहिणी आयोग बनाई, और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी समर्पित हो गए हैं। अब हम लोग प्रतीक्षा में है कि जितना जल्दी ये नरेंद्र मोदी की सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की जो अनुशंसाएं हैं उसको लागू कर दे। लागू करने से भी बिहार नहीं, भारत में जो बहुत सारी जातियां इसका लाभ नहीं ले रही है, कुछ जातियों तक के सिमट गया है, क्योंकि 32 साल आरक्षण का लाभ मंडल कमीशन के नौकरियों में मिला। तब मिला किनको मिला, यह सबके सामने है डाटा, इस पर भारत सरकार ने समीक्षा कर लिया। तो समीक्षा करने के बाद जो स्थितियां बनी उसका भी समाधान रोहिणी कमीशन का। मेरा आखिरी सवाल यही है सर, आप आगाज कर रहे हैं इस बार और ऐलान भी किया है कि इस विधानसभा चुनाव के पहले हम ये जनता को बताएंगे कि अति पिछड़ों के जो आरक्षण की बात होती है, उनको मूल धारा से जोड़ने की बात होती है,
जो कर्पूरी ठाकुर ने वो रास्ता दिखाया और नीतीश कुमार ने जो रास्ता दिखाया, यानी आप दोनों की तुलना कर रहे हैं और इसके लिए आपने 3 तारीख से बाकायदा राजगृह में, जो हमारा पर्यटक स्थल है राजगृह, वहाँ पर आप एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं, इसके लिए प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी के अति पिछड़ा और नीतीश जी के अति पिछड़ा को कैसे ये बाइफरकेट करेंगे आप? देखिए, मैं कर्पूरी जी के अति पिछड़ा का मेरा आशय बहुत सीमित नहीं है। मैं इसके पहले आऊँ कि भारत के संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था की थी समता मूलक समाज स्थापित करने की, उसी के पैरोकार थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने भी बाबा साहेब के संविधान के मुतालिक ये समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। लेकिन ये पिछली जो सरकारें हैं, चाहे लालू जी राबड़ी जी की रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रही है, ये लोग सिर्फ सत्ता में इन प्रकारेण बने रहना चाहते हैं, समता मूलक समाज स्थापित करना नहीं चाहते हैं। अगर समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते तब 35 वर्षों के कुपरिणाम यही है कि आज राजनीतिक भागीदारी मात्र 4 और 5% है 38% आबादी का। तो 38% आबादी जो ये 5 वर्ग जो बिहार के अंदर पिछड़े जाति गणना से जो आए हैं, अति पिछड़ा सबसे अधिक है, सर्वाधिक आबादी वाला वर्ग है। दूसरा है 27% पिछड़ा वर्ग, तीसरा है अल्पसंख्यक 17%, चौथा है दलित 18-19% और पांचवा है सवर्ण 10.5% के आसपास। तो ये 5 वर्गों में सबसे बड़ा आबादी आज भी आंकी गई है अति पिछड़ों की 38%। और मेरा तो मानना है कि 38 नहीं, उससे ज़्यादा है। लेकिन 38% बातों पर भी अगर हम यकीन करें तो आज 38% आबादी हाशिए पर क्यों है? यह 27% आबादी 35 वर्षों से सत्ता में कुंडली मार के क्यों बैठा हुआ है? उनको तो अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाना चाहिए था, या आगे नहीं बढ़ाते तो कम से कम उनको उचित हक देते। तो उचित हक और हिस्सेदारी नहीं देने के सवाल पर ही हम लोगों ने आगामी 3 और 4 मई को राजगीर में जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का जो काम किया है, उसमें इन सवालों पर विस्तार से चिंतन मंथन होगा। उसके बाद हमारे हक को कौन मार रहे हैं आज की तारीख में, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा और उन्हीं से हम पहले लड़ेंगे। उसके बाद फिर हम बातों को समझेंगे कि आखिर हमारा हक कौन मार करके कुंडली बैठा हुआ है, और वो जो अगर बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ हम सामने खड़े होंगे लड़ने के लिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी बातचीत कर रहे थे इन सारे मुद्दों पर। भाई, इन्होंने नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इस आगाज़ को बड़ी सराहना की और उसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे सवाल बढ़ते गए, उसका एक एक करके इन्होंने बखूबी जवाब भी दिया है। सबसे अहम बात ये कि अति पिछड़ों की बात पर ये जो बातें अब सामने आ रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी के अति पिछड़े और नीतीश कुमार जी के अति पिछड़े किस तरह से कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारे पोल अब खुलने वाले हैं। राजगृह में ये सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद जो असली दुश्मन है अति पिछड़ों की, उसे सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस विधानसभा चुनाव के पहले जो राजनीतिक माहौल है, और कहा जाता है कि भाई अति पिछड़ों की धुरी पर ही बिहार की राजनीति नाचते रहती है। अब इसकी गति जो है वो क्या होगी चुनाव से पहले, ये हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए।